एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे और आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, तो देखते हैं कि ये पहला सवाल हमसे क्या बताना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है। A real image 2/3 of the size of an object is formed by a convex lens when the object is at a distance of 12 centimeter from it. Find the focal length of the lens. सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात हो रही है इस सवाल में कॉन्वेक्स लेंस की, जिसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि भाई सवाल में जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसकी आपको फोकल लेंथ जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि हमें करना क्या है, फोकल लेंथ जो है निकाल करके बतानी है। अब देखो जाहिर सी बात है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आप लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और लेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए है, आपको इमेज डिस्टेंस भी चाहिए है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, u की वैल्यू यहाँ पर आपको ऑलरेडी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ और गिवन है? हाँ, यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी गिवन है। कितनी? m = 2/3। कुछ और दिया है क्या? नहीं, कुछ और नहीं दिया है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमें इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, v की वैल्यू निकालनी होगी और तब जा कर के हम लगाएंगे लेंस फार्मूला और तब जा कर के आएगी क्या? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो एग्जैक्टली अब हमें ये पता चल गया है कि हमें पूरे क्वेश्चन में ना आगे कैसे बढ़ना है, प्रोसीड कैसे करना है, अप्रोच हमें कैसी लगानी, वो बेसिकली हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू और ये u की वैल्यू का इस्तेमाल करके आ जाओ निकालते हैं इमेज डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू। तो स्फेरिकल लेंसेज के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m = v/u, है ना। वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम पहले न्यूमरेटर में ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी या इमेज की हाइट आएगी, मैम कुछ समझ में नहीं आता। देखो, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी अपन किसी को पहली बार मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? हाय, है ना। तो जब भी हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले मतलब न्यूमरेटर में अपन क्या लिखेंगे? हाय। हाय मतलब इमेज की हाइट। और फिर बाद में क्या लिखेंगे? बाद में मतलब कहाँ? डिनोमिनेटर में लिख देंगे ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो जब भी अपन फर्स्ट टाइम किसी को मिलता है अपन क्या बोलते हैं? हाय। तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में भी न्यूमरेटर में सबसे पहला क्या आएगा? हाय, मतलब कि इमेज की हाइट। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। अब यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना है, तो ये अपन यहाँ से हटा ही देते हैं। भाई जिसका हमें यूज़ ही नहीं करना उसको हटाओ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया क्या? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m = v/u। नेगेटिव साइन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा स्फेरिकल लेंस की, है ना। देखो, जब अपन लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं 1/f = 1/v - 1/u। सो इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो स्फेरिकल लेंसेज के लिए जब अपन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आने देंगे। भाई एक जगह आ सकता है नेगेटिव साइन, तो आ गया लेंस फॉर्मूला में। अब जब हम स्फेरिकल लेंसेज के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं आने देंगे, कि बिल्कुल भी नहीं। एक जगह आ चुका है नेगेटिव साइन, अब ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने लिख लिया। अब सारी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2/3। क्या हो गया भैया? चलो ना, हाँ, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 2/3। इमेज डिस्टेंस तो निकालना ही है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब सॉल्व कर लें क्या? नहीं। क्यों? अरे साइन तो लगाया नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पिज़्ज़ा खा लिया बिना ऑरिगेनो के, बिना चिली फ्लेक्स के, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, मज़े नहीं आएगी। तो बेटा साइन भी यहाँ पर हमको पुट करने पड़ेंगे। वैल्यूज़ तो हमने पुट कर दी हैं, बट उनके साथ उनकी जो रिस्पेक्टिव साइंस हैं वो भी हमें लगाने होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ऑब्जेक्ट वो एक नंबर का नेगेटिव ऑब्जेक्ट होता है।
नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आप चाहे कोई भी स्फेरिकल लेंस ले लो, आप चाहे कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर हम -12 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बेटा हमें इमेज का नेचर भी गिवन है, रियल इमेज। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, क्या बिठा लो, कि मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो हमें इमेज का नेचर बताता है। मैग्निफिकेशन का साइन हमें इमेज का नेचर बताता है कि नेचर में कैसी है इमेज। यदि साइन नेगेटिव है तो समझ जाना कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है, और यदि साइन पॉजिटिव है तो समझ जाना इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ये अपने दिमाग में बिठा लो, अभी बिठा लोगे तो आगे जाकर के दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कि मैग्निफिकेशन का साइन हमें बताता है क्या, इमेज का नेचर। यदि साइन नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, और अगर साइन पॉजिटिव है तो समझ जाना कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको बोला गया है कि भैया इमेज जो है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस है अपना बबुआ, ये क्या कर रहा है, ये जो इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। इसको एक काम करो ना तुम लोग, डब्बे में रख लो, डब्बे में, अब्बा डब्बा डब्बा कहाँ गया, इसको जो है, ओहो माफ़ करना बेटा, डब्बा जो है वो बन नहीं पाया, कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे, डब्बा बना करके ही रहेंगे। ये लो, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, रियल इमेज है तो साइन क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस, माइनस लगा देंगे, जगह नहीं हो रही ना, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। चलो तो -2/3 इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू वी बाय -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज रियल है इसलिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मान लो वर्चुअल इमेज होती तो साइन यहाँ पर अपन पॉजिटिव रखते, रियल है इसलिए नेगेटिव यहाँ पर हमने रख दिया है। 2/3 हो गया, v हो गया और -12 हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब करो ना सॉल्व, अब खाओ पिज्जा। -2/3, 12 को यहाँ ले जाओ, -12 इज इक्वल्स टू वी, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 3 4 12 होता है ना, 4 2 8 होता है ना पक्का, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, ऑब्वियसली अगर कॉन्वेक्स लेंस बेटा रियल इमेज बना रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी ना। तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव आना ही था, आ गया। चलो अब कुछ नहीं करना, अब तो बस लेंस फॉर्मूला लगाना है और बल्ले बल्ले करना है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v के पे क्या रख देंगे अपन, 1/8, ये माइनस बेटा फॉर्मूले का माइनस है, 1/u की जगह पे क्या रख देंगे, -1/12 रख दिया, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/2। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, ठीक है। चाहो तो कॉमन फैक्टर निकाल के कर लो, चाहे तो वैसे कर लो। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपने ऊपर मैथ्स में थोड़ा भरोसा कम होता है, ठीक है। तो मैं कॉमन फैक्टर के रिस्क में जाती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेती हूँ। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे तुम कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। 1/f कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 12 + 8 20 होता है, 20/8 × 12, इसको एक काम करो 2 से काट दो, 2 × 10 = 20, 2 4 = 8 है ना, और कट सकता है क्या, एक काम करो ऊपर ले जाओ इसको सीधे, तो f इज इक्वल्स टू 4 × 12 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10, ठीक है। 48/10 इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। हलवा सवाल था, है ना। देखो एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे ना बेटा, वही सवाल आएंगे। अननेसेसरली हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, हम तो अभी तक जहाँ से पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पे तो हमको हाई लेवल के क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाए जाते हैं। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, करो, लेकिन बेटा हर तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक सही टाइम होता है। जब अपने पास टाइम अब इतना लिमिटेड है, बिल्कुल सर पे है अपना साइंस का बोर्ड एग्जाम, तो अब जो सवाल आते हैं, जो आए हुए हैं पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में, वही सवालों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सिंपल सी फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की
4.8 सेंटीमीटर। नेगेटिव में है या पॉजिटिव? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सॉर्टेड? चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ जाएं, मतलब वीडियो को पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगर मेरी राइटिंग तुम लोग को पसंद ना आए तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, उसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R, another conductor of length 2.5 L and resistance of 0.5 R of the same material has area of cross section। अच्छा, अरे भैया वो लगा लो, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, है ना, सवाल खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। एनीवेज, तो बोला जा रहा है कि एक सिंपल कंडक्टर है, एक सिंपल कंडक्टर है, लेंथ उसकी L है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है, रेजिस्टेंस जो है R है। ओके, अनदर कंडक्टर, ठीक है भैया, लेंथ कितनी है, नई लेंथ ले लेते हैं L डैश। भाई पुराने वाले कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, तो नए वाले कंडक्टर की लेंथ L डैश कितने के बराबर? 2.5 L के बराबर। नया रेजिस्टेंस, अच्छा वो तो निकालना है, नहीं, नए वाले तार का, नया वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है। कितना गिवन है? R डैश इज इक्वल्स टू 0.5 R। तो करना क्या है भाई? अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि नए कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने के पहले जो अपना पुराना वाला कंडक्टर है, पहला वाला कंडक्टर, उसका अपन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे? R इज इक्वल्स टू रो L बाय, है ना। ये हो गया अपने पहले वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस, हो गया। अब हम निकालते हैं क्या? दूसरे वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, और मुझे ये पेन का कलर पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट अपन चेंज कर लेते हैं। चलो अब नए वाले कंडक्टर का अपन क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। बस आप क्या करेंगे? नया वाला रेजिस्टेंस, तो R की जगह पे R डैश कर देंगे, रो तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, बोला गया है कि जो दूसरा कंडक्टर लिया ना बेटा, वो सेम मटेरियल का है। सेम मटेरियल के होने का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी सेम है ना। तो रो ही रहेगा, पहले भी रो रहे थे, अभी भी रो ही रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अब L की जगह पे क्या लिख देंगे? नए वाले कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L डैश लिख दो यहाँ पर, L डैश। और अब नए वाले कंडक्टर का एरिया, तो A की जगह पे क्या लिख देंगे? A डैश, A डैश लिख दिया, बन गया फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश की वैल्यू क्या है बेटा? L डैश की वैल्यू है, रुको, R डैश की भी तो वैल्यू है हमारे पास, है ना। R डैश की जगह पे अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? 0.5 R इज इक्वल्स टू, रो तो रो ही रहे हैं, है ना। L डैश की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? 2.5 L। और A डैश बेचारा किस्मत का मारा, उसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसकी जगह पे कुछ नहीं रख सकते। जो वैल्यूज गिवन है वो हमने रख दी हैं। R डैश की जगह पे 0.5 R और L डैश की जगह पे 2.5 L, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 0.5 को आप यहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, मतलब RHS में। तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू 2.5 L, ठीक है, L A डैश इंटू 0.5 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बेटा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटा दो बच्चों, तो एक एक जीरो ऊपर नीचे लग जाएगा, कट जाएंगे। इसको और काट दो, ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, अब देखो क्या होगा। ओके, तो R इज इक्वल्स टू 5 रो L बाय A डैश। ये आ गया भाई, इसको सॉल्व कर लिया ना अपन ने। 0.5 को अपन नीचे ले आए, इसको अपन पूरा सॉल्व कर लिया। कितना आ गया? R इज इक्वल्स टू 5 रो L बाय A डैश, ठीक है। A डैश को बेटा यहाँ ले जाओ, A डैश को यहाँ ले जाओ, R को यहाँ ले आओ, तो A डैश इज इक्वल्स टू 5 रो L बाय R। ये आ गया। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे बेटा? पीछे जाएंगे। पीछे कहाँ? पहले वाले कंडक्टर में। पहले वाले कंडक्टर में अपन ने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, R इज इक्वल्स टू रो L बाय। बेटा इसको अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? A को यहाँ ले जाएंगे, R को यहाँ फेंक देंगे, तो A इज इक्वल्स टू रो L बाय R कर देंगे। ये कर दिया? कर दिया ना? पक्का? कंफर्म? ठीक है।
अब जरा यहाँ पर ये देखो, अब वापस आ जाओ, ये a डैश इज इक्वल टू 5 रो l बाय r जो है बेटा, अगर तुम इस 5 को छोड़ दो सपोज, तो ये तुमको ये जो टर्म है पूरा रो l बाय r, ये तुमको कहीं देखा देखा लग रहा है? इस 5 को यदि तुम 2 मिनट के लिए ऐसे आंख बंद कर लो, तो इस 5 को छोड़ करके ये रो l बाय r तुमको कहीं देखा देखा लग रहा है? अरे बिल्कुल देखा होगा, अभी तो देखा था। a इज इक्वल्स टू रो l बाय r, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ना बेटा, ये पूरा टर्म ये a के बराबर है। तो एक काम करो ना, इस पूरे टर्म रो l बाय r को हटा करके तुम क्या करो, यहाँ पर सीधे a लिख दो, तो कितना हो जाएगा? नया वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो a डैश इज इक्वल्स टू 5a। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही तो पूछा गया था कि नया वाला वो है, क्या बोलते हैं, कंडक्टर है, सेम मटेरियल का है, बोले तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी, रो, ठीक है, और बस नई लेंथ दी हुई थी, नया रेजिस्टेंस दिया था, आपको नया क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना था, तो आपने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 5a। आ गया ना समझ में? सिंपल है। बस हमने क्या करा, पुराने वाला जो अपना फर्स्ट कंडक्टर था, जो उसका रेजिस्टेंस था, उस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। r इज इक्वल टू रो l बाय, हमने कैसे लिखा, a को यहाँ ले आए, r को यहाँ फेंक दिया, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू रो l बाय r। और यहाँ पर हमने क्या करा, 5 को हटा करके देखा कि यार ये जो टर्म है पूरा का पूरा हमको कहीं देखा देखा लगा है। कहाँ देखा देखा लगा है? ओह ये था। तो इस पूरे टर्म की जगह पे हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, तो a डैश कितना आ गया, 5a। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सैनिकों। चलो अब हाँ, यहाँ पर तुमको मेरी ही राइटिंग का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा फॉर द सोल्यूशन, ऑप्शन ये तुम्हारे पास कोई और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बेटा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। द इमेज शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 resistors. What is the net resistance between the 2 points in the circuit? यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बने ही नहीं है, मैं बना देती हूँ, क्या बड़ी बात हो गई, A और B। सपोज ये दोनों पॉइंट्स और उनके अक्रॉस ये जो 4 लगे हुए हैं रेजिस्टर्स, तो बेटा R इक्विवेलेंट तुमको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखो जो ये कॉम्बिनेशन वाले जो सवाल होते हैं ना बेटा, तुम अपने दिमाग में बस ये समझा करो, मान लो कि मेरे पास एक 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क है, ठीक है, और तुम्हारे पास भी क्या है, एक 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क। मैंने अपनी डेयरी मिल्क को पिघलाया, तुम्हारी वाली चॉकलेट को भी मैंने पिघलाया, और फिर मैंने क्या करा, दोनों ही मतलब मेरी और आपकी जो मेल्टेड चॉकलेट है उनको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स ऐसे नहीं करेंगे मिक्स ऐसे करेंगे, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके मैंने क्या करा, उसको जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसको मैंने दोबारा से फ्रीज कर दिया। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास एक बड़ी चॉकलेट बन जाएगी। भाई 2 छोटी डेयरी मिल्क को अगर मैं मिला दूँ मेल्ट करके, तो मेरे पास अल्टीमेटली एक बड़ी डेयरी मिल्क आ जाएगी ना। बस कॉम्बिनेशन वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें तुमको यही कॉन्सेप्ट जो है लगाना पड़ता है। कैसे, सुनो मेरी बात सुनो। ये जो 2 ओम वाला है इसकी टेंशन मत लेना, ये जो 3 ओम वाला है इसकी भी टेंशन मत लेना, तुम्हें टेंशन लेनी है इन दोनों की। क्यों भाई, देखो ये और ये, सपोज ये है R1 और ये है R2, R1 और R2 तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे होंगे। अच्छा, कई बार बच्चे ये भटक जाते हैं कि मैम सीरीज है या पैरेलल है, हमको तो यही पल्ले नहीं पड़ता, तो सॉल्व क्या करेंगे, कहाँ से जो है डेयरी मिल्क को पिघला करके जो है ना बड़ी डेयरी मिल्क बनाएंगे। तो सुनो मेरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टेल हेड कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक रजिस्टर की जो टेल है वो दूसरे रजिस्टर के हेड के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये क्या है, मेरे पास रजिस्टर है, ये इसका हेड है और ये उसकी पूंछ है, टेल है ना, और ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, दूसरा, ये इसका हेड है और ये इसका पूंछ है, टेल है ना। तो अगर मुझे इनको सीरीज में जोड़ना है तो मैं क्या करूंगी, इस रजिस्टर की टेल को मैं इस रजिस्टर के जो ये हेड के साथ जोड़ दूंगी। बताइए समझ में कि एक रजिस्टर की पूंछ नेक्स्ट रजिस्टर के हेड के साथ जुड़ी रहेगी। अब मान लो कि अगर मेरे पास एक और रजिस्टर आ जाता और मुझे इसको सीरीज में ही जोड़ना होता, तो मैं क्या करती, तीसरे वाले रजिस्टर का भी जो हेड है मैं दूसरे वाले रजिस्टर के टेल के साथ जोड़ती। तो टेल टू हेड जो है ना, आप बोल सकते हो कि कनेक्शन होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ये हो गया उसका हेड, ये हो गई उसकी टेल। जो नेक्स्ट रजिस्टर है बेटा उसको अपन इसके साथ में सीरीज में कैसे लगाएंगे, इसके हेड को जोड़ देंगे इसकी टेल के साथ, और पूंछ तो पूंछ है, फिर वो कहीं भी जा सकती है। आगे बात, तो सीरीज को आगे बात समझ में खा गई थी। आगे बात आपको समझ में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हेड टेल टू हेड कनेक्शन होता है, कि एक रजिस्टर की पूंछ
नेक्स्ट रेजिस्टर के हेड के साथ जुड़ी रहती है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, तो बेटा आप ये समझ लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट्स होते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सपोज दो रजिस्टर्स हैं जो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हमको वो कैसे समझ में आएगा, तो दोनों रजिस्टर्स के बेटा हेड और टेल जो होंगी ना वो दो पॉइंट्स के आप बोल सकते हो कि के साथ जो ना जुड़ी रहेंगी। मतलब देखो ये दो रजिस्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इसका हेड ये इसकी टेल, ये इसका हेड ये इसकी टेल। तो अब हम क्या करेंगे, हेड से हेड जोड़ेंगे, टेल से टेल जोड़ेंगे ना, एक दो कॉमन ऐसे पॉइंट बना लेंगे लाइक दिस। ये तो देखो ये दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला ए और एक ये बी। तो इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में दोनों रजिस्टर्स के हेड और टेल जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, ये अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पर टेल टू हेड कॉम्बिनेशन चलता है, कॉम्बिनेशन ही कनेक्शन चलता है, यहाँ पर हेड हेड टेल टेल कनेक्शन चलता है। देख लो कि भैया पहले वाले रजिस्टर की जो पूंछ है वो सेकेंड वाले रजिस्टर के हेड के साथ जुड़ी है, मतलब कि सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन है। और अगर दो पॉइंट्स के अक्रॉस दो रजिस्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं तो समझना क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस सवाल में देखो तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सपोज ये R3 है और ये R4 है, तो ये R3 R4 क्या है, अरे सीरीज में है कि नहीं है, देखो ना इसकी पूंछ इसके टेल से जुड़ी हुई है, इसकी पूंछ इसके हेड से जुड़ी हुई है, इसकी पूंछ इसके हेड से जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या है बेटा, टेल हेड कॉम्बिनेशन कनेक्शन, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। और ये क्या है, R1 R2 देखो कैसे है, दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है ना, इनके हेड हेड टेल टेल, मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है, इसकी तुम लोग चिंता मत करना। तुम लोग जो है ना सबसे पहले ये R3 और R4 को क्या करना, थोड़ा सा हटाना। कैसे हटाओगे, तो देखो दो छोटी डेयरी मिल्क को मिला करके अपन एक बड़ी डेयरी मिल्क बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन R इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 + 2। भाई सीरीज में तो अपन ऐसे निकालते हैं ना, R1 + R2 + R3, तो 4 प्लस या ऐसे लिख लो R3 + R4 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 ओम्स। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो दोनों है ना R3 और R4, ये दोनों मिल करके सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं बेटा, 6 ओम्स के बराबर। मैंने क्या बोला कि R3 और R4 R इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमको ये रियलाइज हुआ कि भैया ये R3 और R4 ये मिल करके क्या कर रहे हैं, ये मिल करके सर्किट में 6 ओम्स का क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम कहते हैं कि 1 से भले 2, यहां पर उल्टा होता है, क्योंकि हमें अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम बोलते हैं कि भैया 2 या 3 से भला 1, हम एक बड़ा कॉमन रेजिस्टर रख देते हैं बेटा, जो अकेले ही क्या करेगा, इनके बराबर का रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा। भाई अभी तो क्या हो रहा है, ये मिल करके 6 ओम्स का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, राइट। इनको हटा करके तुम एक कॉमन रेजिस्टर रख दो जो अकेले क्या करेगा, इनके बराबर का रेजिस्टेंस खुद ही जो है ना बोलेगा कि मैं खुद ही ऑफर कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, और इन दोनों को हटा करके तुमने क्या करा, एक कॉमन बड़ा रेजिस्टर रख दिया जो अकेले क्या करेगा, इन दोनों के बराबर का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज 6 ओम्स। तो देखो ना, हो गया ना आपका सर्किट सिंप्लीफाई। ये तो करना होता है, और क्या करना होता है। तो दो छोटी डेयरी मिल्क को हटा करके आपने एक बड़ी डेयरी मिल्क बना ली। आई बात समझ में। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना। अब तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो लगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये अपने कॉमन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो कि बराबर है 6 ओम्स के। ठीक है, अब R1 और R2 की भी वैल्यू बेटा रख देना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह क्या रख देंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब सॉल्व कर लो, कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर अपन ले ही सकते हैं, इतनी तो मैथ्स आती है मुझे भी, है ना। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 कर दो। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 कर दो। 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए, भैया 1 ही कर दो। तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 6/6 यानी कि आ गया 1, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पर 1 ओम्स। यही चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था। तो ऑप्शन बी मार्क करो और आगे बढ़ो, और क्या। ठीक है, चलो अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है जी।
पूछ लेना और अगर फिर भी ना समझ में आए, मतलब अगर मैं टाइम पर रिप्लाई ना दे पाऊँ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक अवन नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज? अवन होगा तुम सबके घर में, माइक्रोवेव तो होगा, मतलब कुछ तो होगा ही। अरे केक काय में बनाते हो यार। एनीवेज, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई जो उसकी कॉर्ड होती है, जैसे कि मान लो कि ये अवन है, ठीक है, अंदर जो है इसका सपोज ये हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है ना, और ये तार है बेटा। कॉर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तार। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। ऑफेंड मत हो जाना कि कॉर्ड का मतलब बता रही हो, अरे नहीं भी पता होता ना फिर बच्चों को। देखो तो ये अवन है, दिख नहीं रहा होगा पर लिख देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये अवन है बेटा, ये इसके अंदर का क्या है? हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। और ये क्या है? उसकी कॉर्ड है, ये उसकी तार है, ठीक है। दिस इज कॉर्ड और ये उसका हीटिंग एलिमेंट है। तो ये ग्लो नहीं करता, ये ग्लो करता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस इतना सा है बेटा कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बना होता है अलॉय का, और ये जो कॉर्ड है बेटा इसके अंदर क्या होता है? अरे कॉपर का तार होता है भैया, और कुछ नहीं होता। कॉर्ड के अंदर क्या होता है? कॉपर का तार होता है, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बना होता है अलॉय का। और तुम सबको पता है कि भैया एक अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। जैसे कि मम्मी शैतान, पापा शैतान, और जो उनका बच्चा पैदा हुआ वो महाशैतान, बिल्कुल ही जाना एकदम राक्षस टाइप का, ठीक है। तो ऐसे ही होता है यहाँ भी कि एक अलॉय को जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स मिलकर के बनाते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर उनने मिल करके जिस अलॉय को बनाया होता है ना उसकी रेजिस्टिविटी बहुत होती है। और तुमको पता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर किसी कंडक्टर का या रेजिस्टर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। एंड बाय द फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू I²R इंटू में T। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है बेटा तो क्या होगा? हीट भी ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होगी। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी बेटा, तो ज़्यादा हीट से क्या होगा? ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सवाल यही तो है कि ये ग्लो करता है, ये नहीं ग्लो करती, क्यों? तो लिख दो ना कि भैया ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बना होता है अलॉय का। अलॉय यहाँ पर क्या है बेटा? तुम्हारा कीवर्ड है। चाहे तुम कितना भी अच्छा आंसर क्यों ना लिख दो, अगर तुमने यहाँ पर अलॉय नहीं लिखा एग्जामिनर बोलेगा कि मजे नहीं आई, मार्क्स काटेंगे तुम्हारे। तो ऐसा मत करना। अलॉय यहाँ पर तुम्हारा क्या है? कीवर्ड है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हाँ भैया बच्चे को रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, कि अगर वो बोल रहा है कि भैया ये अलॉय का बना है, ये कॉपर के तार का बना है, मतलब आंसर पता है बच्चे को, ठीक है। एक बेटा आंसर शीट को टीचर तुम्हारा चेक करने के लिए 5 से 7 मिनट देता है। अब उसमें वो तुम्हारी कितनी कॉपी जो है ना अच्छे से चेक करेगा। कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं आंसर्स में, अगर वो है तो फुल मार्क्स, नहीं है तो मार्क्स कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। चलो, तो सीधी सी बात है कि ये हीटिंग एलिमेंट जो ये बना होता है अलॉय का, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा पैदा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट ज़्यादा पैदा होती है। और ज़्यादा हीट के कारण बेटा क्या होता है? ये चमाने लगेगा, जगमगाने लगेगा, मतलब कि ग्लो करने लगेगा। वाइल इन केस ऑफ कॉर्ड ये बनी होती है कॉपर के तार की। कॉपर के तार का बेटा रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा, इजीली क्या होगा? करंट इससे फ्लो कर जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम पैदा होगी, और अगर हीट कम होगी बेटा तो ज़्यादा जो है चमकने और दमकने और ग्लो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। चलो, सो कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर वेयर एज हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अलॉय। खत्म बात, मुंह पे जवाब दो, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, an electric motor rated 1100 watt is connected to 220 volt mains. Find the current drawn from the mains. आय हाय, देखो पावर दी हुई है ना, और आपको वोल्टेज दिया हुआ है। सबसे पहले तुमसे पूछा गया कि करंट कितना खींचेगी ये इलेक्ट्रिक मोटर। फिर तुमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 hours डेली फॉर 6 days। थर्ड तुमसे पूछा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5। मतलब इसमें जो है तुमसे बहुत कुछ पूछ लिया गया है, सब कुछ पूछ लिया गया है, बस तुम्हारा आधार कार्ड नंबर जो है पूछना रह गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ए से शुरुआत करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करंट निकाल लेते हैं, आ जाओ।
पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमको पावर का एक फॉर्मूला पता है अच्छे से पचाए हो गया। देखो P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, सबको पता होता है ना, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। देखो जब क्या होता है ना, जब एक टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, जब बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो फंबल हो जाता है, तो माइंड मत करना। देखो P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर दी हुई है ना मोटर की, कितनी दी हुई है 1100 वाट लिख दिया, वोल्टेज दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट, करंट तुमसे पूछा गया है, तो अब क्या करोगे, निकाल लो करंट। I इज इक्वल्स टू 1100 बाय 220, नीचे का 0 ऊपर के 0 से कट जाएगा, 11 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 0 साथ में चिपक के आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, तो बेटा तुम्हारा करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया ना। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। यार मतलब कुछ बचा हो सवाल में तो वो भी पूछ लो, बस वो पूछना रहेगा कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। अब देखो एनर्जी कंजम्पशन की बेटा जब बारी आती है तो देखो दो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देती हूँ। एनर्जी कंजम्पशन जो है जब निकालने के लिए बोला जाता है तो आप जूल्स में भी निकाल सकते हो एनर्जी कंजम्पशन, और किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो, जूल्स में भी निकाल सकते हो, किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट फिर तुमसे सवाल पूछा गया है कि अगर एक यूनिट का रेट कितना है 5 रुपए, तो फिर तुमको जो है ना टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा एनर्जी कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ पर मैं तुमको यही सलाह दूंगी कि तुम जो है एनर्जी कंजम्पशन निकालना किलोवाट आवर में, क्योंकि तुमको पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। तो अगर तुम एनर्जी कंजम्पशन निकालोगे किलोवाट आवर में तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास यूनिट्स आ जाएंगी, तो तुम क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से रेट जो है निकाल सकते हो, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे बिजली को कंज्यूम करने के लिए वो तुम निकाल सकते हो यहाँ पर बहुत ईजीली। और अगर सपोज ये चीज़ ना आपसे पूछी गई हो तो आप बेशक क्या कर सकते हो, जूल्स में भी एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर आप जूल्स में एनर्जी कंजम्पशन निकालते हो, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, है ना। तो अगर आप जूल्स में निकाल रहे हो अपना एनर्जी कंजम्पशन, तो ध्यान रखना कि जूल्स में निकालने के लिए पावर को आप रखोगे किसमें, वॉट में, और टाइम को आप रखोगे सेकेंड्स में। यदि आप निकाल रहे हो एनर्जी कंजम्पशन इन जूल्स तो ध्यान रखना पावर आप रखोगे वॉट में, टाइम रखोगे आप सेकेंड्स में। और वहीं अगर आप किलोवाट आवर में निकाल रहे हो वो एनर्जी कंजम्पशन, तो पावर को रखना होगा किलोवाट में और टाइम को रखना होगा आवर्स में, तभी तो किलोवाट आवर बनेगा ना। तो अगर किलोवाट आवर में निकाल रहे हो एनर्जी तो पावर को रखना किलोवाट में और टाइम को रखना आवर्स में। कूल। चलो अब यहाँ पर हमको यार देखो किलोवाट आवर में निकाल लेना चाहिए, आ जाओ। तो पावर नहीं, मतलब एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर दिया है ना, कितना दिया हुआ है 1100 वाट, लेकिन समस्या है, क्या समस्या है, पावर जो दी हुई है वो वॉट में दी हुई है, हमें तो क्या चाहिए किलोवाट में चाहिए। तो सबसे पहले वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, इसके लिए जो है तुमको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1100 वॉट को 1000 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है पावर की वो किलोवाट में आ जाएगी। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये 0 से 0, ये 0 से 0, बचा कितना 11/10। इसको मैं और सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ कटेगा। इनटू टाइम कितना दिया हुआ है, चलो अच्छा है, शुक्रिया भगवान का, क्यों, टाइम ऑलरेडी आपको आवर्स में दिया हुआ है ना, तो 5 आवर्स। अच्छा देखो अब यहाँ पर जो आपने एनर्जी कंजम्पशन निकाला बेटा वो आप निकालोगे एक दिन के लिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम द मोटर इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज, लगातार 6 दिनों के लिए, मतलब हर दिन क्या हो रहा है, जो मोटर है वो 5 घंटे चल रही है और 6 दिन तक यही हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने एनर्जी कंजम्पशन निकाला ये आप निकालोगे एक दिन के लिए, लेकिन हमें निकालना है 6 दिनों के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय बेटा 6 भी कर देना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, नीचे के 2 0 ऊपर के 2 0 से कट जाएंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। तो बेटा ये आ गया आपका एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर में कितना 33। अब देखो क्या बोला गया सवाल में कि 1 यूनिट है बराबर
कितने के? 5 रुपए के। तो ये आपको मैंने यहाँ पर जैसे कि अभी समझाया ही है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के, तो 33 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 33 यूनिट्स के। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि 1 यूनिट के अगर हमें पैसे देने होते हैं 5, तो 33 यूनिट्स के कितने पैसे देने पड़ेंगे बच्चों? 33 इंटू 5 कर देना, 165 रुपीज आ जाएगा तुम्हारा आंसर कि नहीं आ जाएगा? आएगा, आएगा, वही आएगा। ठीक है, तो 165 रुपीज आपको देने होंगे। ये देखो करंट आ गया। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर जूल्स में निकाला गया है, और मेरी मानो तो किलोवाट आवर में ही निकालना बच्चों, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो है तुमसे रेट भी निकालने के लिए बोला गया है। तो जूल्स में निकालो, फिर उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन के बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं। आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। इन दिस केस इट इज ईजियर टू, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही है कि इट इज ईजियर टू स्विच ऑन और ऑफ ऑल द अप्लायंसेस कनेक्टेड टुगेदर। वो तुमने देखी है दिवाली वाली लाइट्स, जो सीरीज नहीं लगाते अपन दिवाली के टाइम पर, है ना, या क्रिसमस या न्यू ईयर ईव पर, तो वो जो बेटा सीरीज जो झिलमिल वाली जो लाइट्स होती हैं, वो बेसिकली क्या होता है? वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो होता है। बहुत सारे छोटे 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 बल्ब को लेकर के उठा करके सीरीज में जोड़ देते हैं, है ना, और फिर उठा करके इसका एक कॉमन सा जो है ना तार बना देते हैं, कॉर्ड बना देते हैं, जिसको एक प्लग से कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लो कि मम्मा ने बोला कि बेटा जाके सीरीज ऑन कर, और मान लो कि तुम्हारी सीरीज में जो है ना 50 बल्ब लगे हुए हैं, तो तुम क्या करते हो? हर एक बल्ब का जाके बटन ऑन करते हो क्या? 50 50 50 नहीं, एक कॉमन बल्ब जो है ना तुम जाकर के ऑन करोगे, तो ये जितने भी बल्ब लगे होंगे, मतलब तुम एक कॉमन जाके स्विच ऑन करोगे, तो जितने भी लगे होंगे सीरीज में बल्ब वो सबके सब जल जाएंगे, और बंद करोगे स्विच को तो सबके सब बंद भी हो जाएंगे, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मेजर एडवांटेज यही होता है कि एक स्विच से हम क्या कर सकते हैं? सारे अप्लायंसेस को जो सीरीज में लगे हैं उनको ओपन ऑन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट इज सेफर एज लेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? करंट जो है वो कम होता है। आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल हो गया? याद करो, अपन ये पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं वो क्या होता है? वो होता है आर मैक्स, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं वो होता है आर मिनिमम, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिमाग वाली बात है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो करंट कम होगा कि नहीं होगा? वो जो होती है ना दिवाली वाली लाइट्स, उसमें इतने छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, वो कितना कम बेटा करंट जो ना खींचेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट कम बहता है, तो वो सेफ है। इट इज़ यूज व्हेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स आर यूज टुगेदर। तो हम ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली लाइट फॉर डेकोरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। कमी ज़्यादा है, अच्छाइयाँ कम है। If one electrical appliance stops working due to some defect, then all the other appliances would stop working. सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फूक जाए तो करंट जो है नेक्स्ट अप्लायंस के पास जा ही नहीं पाएगा। जैसे जो होती है ना दिवाली वाली लाइट्स, एक साल आप लेकर के आए, आपने इस्तेमाल करा, बहुत अच्छी बात है, अगले साल जब उसको दोबारा अपन यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो वो ख़राब हो चुकी रहती है, नई जो है लाइट लेकर के आनी पड़ती है। क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, अगर 1 2 3 4 बल्ब भी फ्यूज़ हो गए तो जो बाकी के बल्ब है ना वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच when they cannot be turned on and off separately। अच्छा हाँ, देखो जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं उनकी बात अलग है। मान लो कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, अगर वो पैरेलल में ना कनेक्ट होकर के सीरीज में कनेक्टेड होते तो क्या होता कि तुमसे मम्मी बोलती कि जाओ बेटा जाके फ़ैन ऑन करो, तुम जैसे ही स्विच ऑन करते तो ना सिर्फ उस कमरे का फ़ैन चलता बेटा, तुम्हारे घर में जितने भी फ़ैन लगे हुए हैं सब के सब चल जाते हैं। ना सिर्फ फ़ैन, AC, कूलर, हेयर ड्रायर, है ना, जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना वो सब ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ सही नहीं है। ऑल द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, क्योंकि हमको पता है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट से जाता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जाहिर सी बात है हर एक अप्लायंस को क्या होगा बेटा, फुल वोल्टेज नहीं मिलेगा, as the voltage gets divided in the series combination. The equivalent resistance increases too much, due to which the amount of current flowing through becomes very small.
तो ये जो पॉइंट है ये एडवांटेज भी है और ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी बन जाता है। ठीक है, चलो। AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर as shown in the figure. What are the directions of magnetic fields produced by it at points P and Q? Given R1 is greater than R2, where will be the strength of the magnetic field? Be larger. तो बेसिकली बेटा यहाँ पर देखो एक तार है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसके अगल बगल दो पॉइंट्स बना दिए हैं P एंड Q, और इन दोनों ही पॉइंट्स पर जो है आपसे फील्ड पूछी गई है, डायरेक्शन पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट हैंड लगा देंगे अपना थंब रूल, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का थंब रखेंगे। करंट जा रहा है तार में देखो ऊपर, तो अपने थंब को भी हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, और ऊपर रख करके क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल होंगी वही होगा क्या, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, यदि हम बात करें पॉइंट P का, पॉइंट P की यदि हम बात करें कि पॉइंट P पर क्या है फील्ड का डायरेक्शन, तो अपन कैसे पता करेंगे, देखो हमने रखा थंब को कहाँ, करंट के डायरेक्शन में, करंट जा रहा है ऊपर तो थंब भी कहाँ आ गया, ऊपर। अब हमने क्या करा, अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। जब हम पॉइंट P पर पहुंचे, है ना, जब हम पॉइंट P पर पहुंचे तो हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये जो पॉइंट P पर जब हमारी फिंगर्स आ रही है ना, तो ये फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, पेपर के प्लेन के अंदर जा रही है ना, है ना। जब हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करा तो हमने रियलाइज किया कि जहाँ फिंगर्स है वो कहाँ जा रही हैं, एट पॉइंट P पेपर के प्लेन के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब क्या कि P पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड जो होगी ना, ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो डायरेक्टेड होंगी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के बिल्कुल अंदर घुस गई होंगी। और वहीं अगर हम Q पॉइंट की बात करें, है ना, तो हमने क्या करा, फिंगर्स को कर्ल किया 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 और जहां हम Q पॉइंट पर पहुंचे, हमें रियलाइज हुआ कि Q पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, जो हमारी फिंगर्स हैं वो ऐसे बाहर निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पेपर के प्लेन के बाहर आ रही हैं। तो Q पॉइंट पर आप लिख सकते हो कि भैया Q पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो P पॉइंट पर आप बोल सकते हो कि देखो फिंगर्स ऐसा लग रहा है कि पेपर के प्लेन के अंदर जा रही हैं, पेपर के अंदर घुस रही हैं, इसका मतलब फील्ड कैसी है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और Q पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि देखो फील्ड जो है वो बाहर निकल, मतलब जो फिंगर्स है वो बाहर निकल रही हैं पेपर के, इसका मतलब फील्ड कैसी है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, चलो इसके बाद में दूसरा सवाल क्या है, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बी लार्जर, R1, ओके, P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो हमने बता दिया। अब स्ट्रेंथ पूछी गई है कि P और Q पॉइंट में से ज्यादा कौन से पॉइंट पर जो ना फील्ड की होगी स्ट्रेंथ। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो फील्ड होती है, जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, कि यदि आप एक ऐसा पॉइंट ले रहे हो जिसका डिस्टेंस करंट कैरी कंडक्टर से ज्यादा है तो उस पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है कंडक्टर से तो फील्ड वहां पर कम हो जाएगी, और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास है, मतलब उसका डिस्टेंस कम है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, फील्ड ज्यादा हो जाएगी। सवाल में दिया हुआ है कि R1 जो है बड़ा है R2 से, मतलब जो P पॉइंट है वो दूर है कंडक्टर से एज कंपेयर टू Q पॉइंट। तो जो नजदीक होगा वहां पर फील्ड ज्यादा होगी, जो दूर होगा वहां पर फील्ड कम होगी। ठीक है, चलो। So according to the right hand thumb rule, magnetic field at P is directed into the plane of paper and at Q कहाँ है, out of the plane of paper। बाकी जो स्ट्रेंथ है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, a student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of a mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 meter from its pole। What type of mirror should the student use? देखो ये एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आपको कोई इमेज स्क्रीन पर चाहिए है तो वो आपको रियल इमेज ही मिलेगी। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करना चाह रहे हो बेटा, तो स्क्रीन पर तो आपको रियल इमेज ही मिल सकती है। तो रियल इमेज आप सभी को पता है कि कौन बना सकता है, ऑलवेज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स की तो बस की बात नहीं होती है ना। तो पहले वाले सवाल का ये भी हमें जवाब पता चल गया, दैट इज कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, कि मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन के केस में इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूले में -v/u आएगा ही आएगा। दिया क्या क्या है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम
ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब अच्छा, स्क्रीन की डिस्टेंस दिया हुआ है मिरर से, मिरर के पोल से। अब देखो स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वही क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर क्या होगा, इमेज बनेगी, है ना। तो v की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है -80 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? रियल इन्वर्टेड इमेज है ना बेटा, कॉनकेव मिरर में कहाँ बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इसलिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, है ना। बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम इट्स पोल। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया मैं बेटा? यहाँ पर ना सेंटीमीटर कर लेना, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर ही है, ठीक है। कैंडल फ्लेम कहाँ रखा हुआ है, मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, प्लस या -20 सेंटीमीटर। वाई? ऑब्जेक्ट बहुत नेगेटिव है ना, बहुत नेगेटिविटी फैलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको v गिवन है, u गिवन है, अब क्या करना है, मस्त लगाओ फॉर्मूला और निकालो मैग्निफिकेशन। तो ये बेटा नेगेटिव है, फॉर्मूले का नेगेटिव। v की वैल्यू क्या है, -80 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है, -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कटा, 0 से 0 कटा, 2 4 8, है ना। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -4। माइनस तो आनी थी, क्यों? क्योंकि सवाल में बोला गया कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, रियल। फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, चलो ये हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। थर्ड क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, पोल से 80 सेंटीमीटर, यू कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 80 माइनस 20 कर दो, कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई तुमसे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर। खत्म। बताइए, इसमें भी बहुत कुछ पूछा गया है बेटा। आज जो है ना तुमसे ये जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, तो तुमसे तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर और तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं वो सब पूछ के जाएंगे। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब इमेज फॉर्मेशन भी तुमको यहाँ पे बताना, मतलब तुमको रे डायग्राम भी बनाना है। रे डायग्राम बेटा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब सवाल ये कि मैम यहाँ पर रे डायग्राम हम कैसे बनाएं, मतलब कैसे बनाएं, है ना। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि बेटा ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। बना तो लेंगे रे डायग्राम, लेकिन ये तो देखें ना कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी तुम देख पाओगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली वो उसकी पोजीशन कहाँ है मिरर के सामने। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना निकाला, मतलब दिया हुआ था ऑलरेडी, -80, ये फॉर्मूले का बेटा पॉजिटिव है, और u के क्या रख देंगे अपन, -1/20। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/f इज इक्वल्स टू -1/80 माइनस 1/20, है ना, यही होगा ना। अरे भैया यही होगा ना, हाँ चलो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा फटाफट से। 80 20 कितना हो जाएगा ये, -100/80 इंटू 20, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 2 16। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -16 सेंटीमीटर आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यदि -16 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ का डबल यानी कि 32 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, मतलब -16, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -32 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये इसकी पोल, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी है, -16 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट का है बेटा यहाँ कहीं, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में है। तो इस केस में आपको पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। अब आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो
रे डायग्राम में वो आप बना सकते हो, है ना। पहली इंसिडेंट रे निकालना जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे ऐसी निकालना जो फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम बेटा बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फोकल लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ हुआ है एग्जैक्टली, फोकस पे रखा है, पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, कहाँ रखा है, तभी आप रे डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो किसी भी बेटा मीडियम का, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है ग्लास की, है ना, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हम उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम के साथ, है ना। और मैथ्स और फिजिक्स में आपको पता है कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, रेशियो निकालना, है ना। तो किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि हम उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसको अपन कंपेयर कर रहे हैं लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम के साथ। तो ये बन गया अपना रेशियो। न्यूमरेटर में अपन क्या रखेंगे, लाइट की स्पीड इन एयर, डिनोमिनेटर में अपन क्या रखेंगे, लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है लाइट की जो स्पीड है ग्लास में वही निकालनी, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, तो क्या बन जाएगा, लाइट की स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू लाइट की स्पीड इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। कितनी है लाइट की स्पीड इन एयर, वैसे तो सवाल में आपको दी हुई है, कभी कभी नहीं भी दिया होता, तो आपको याद होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है ग्लास का, 1.5, डेसिमल हटाओ नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा एक और 0, 50 इंटू जा कितना होता है 30, कितनी आ जाएगी स्पीड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई लाइट की स्पीड इन ग्लास, सॉर्टेड। चल, an object is kept at a distance of 18 centimeter, 20 centimeter and 22 centimeter and 30 centimeter from a lens of power +5 diopter। बेटा कौन सा लेंस होता है जिसकी पावर पॉजिटिव में आती है, देखो अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो हो ना हो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। पावर उसकी दी हुई कितनी, +5 डायोप्टर। सवाल क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे, कभी हमने रखा 18 सेंटीमीटर पे, कभी रखा 20 पे, कभी रखा 22 पर, या कभी हमने रखा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। सवाल क्या है, इन विच केस और केसेस वुड यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज, कौन से वाले केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। देखो फोकल लेंथ सबसे पहले यहाँ पर आपको बेटा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तुमको पता है कि पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फोकल लेंथ। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर, है ना। आपको फोकल लेंथ निकालनी, क्या करोगे, 1 पावर कर दोगे, कितना आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर जो बेटा फोकल लेंथ आएगी, ठीक है ना, वो किस में आएगी, मीटर्स में आएगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, हमें नहीं चाहिए मीटर में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है फटाफट से 100 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 5 2 10, और ये आ जाएगी फोकल लेंथ कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये आ गई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये देखो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस हो गया, F1 F2 2F2 और 2F1। ये डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकल सेंटर और 2F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। भाई ये डिस्टेंस आपको पता है 20 सेंटीमीटर, तो इसका डबल डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या बोला जा रहा है, भाई यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी ना, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, राइट। चलो अब क्या बोला जा रहा है कि कौन से वाले केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। देखो ये एक फैक्ट है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर के आते जाओगे उसकी इमेज दूर होती जाएगी और आप बोल सकते हो कि एनलार्ज होती जाएगी, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो 2F1 के पीछे तो इमेज बनती है F2 2F2 के बीच में। जब आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो कहाँ, 2F1 पर, तो इमेज कहाँ बन जाती है, 2F2 पर, सेम साइज की। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को 2F1 के आगे रखते हो, F1 और 2F1 के बीच में रखते हो, तो कहाँ बनेगी इमेज, 2F2 के पीछे, और इसके बाद से क्या होता है, इमेज एनलार्ज होनी शुरू हो जाती है। तो अगर फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ यदि फोकल लेंथ यदि इतना जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर,
तो 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हमने 40 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो जो उसकी इमेज है बेटा वो मैग्नीफाइड ही बनेगी। अगर 2F1 पर रखेंगे तो इमेज बनेगी 2F2 पर, मतलब अगर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड लेकिन सेम साइज की। और फिर जहां हमने क्या करा, ये डिस्टेंस यदि हम कम करते गए तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होती जाएगी। तो 40 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने तो इमेज उसकी हमें मैग्नीफाइड ही मिलेगी, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर, अच्छा, ना सिर्फ हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए बेटा, एट द सेम टाइम हमको स्क्रीन पर भी चाहिए है इमेज। और स्क्रीन पर तुमको पता है कि हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी। आप बोलोगे कि मैम जितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पर दिए हैं 18, 20, 22, 30, ये तो सारे कैसे हैं, सारे जो है 40 सेंटीमीटर से कम है, मतलब कहीं भी रख दोगे ऑब्जेक्ट को आप इन सभी डिस्टेंसेस पर इमेज मैग्नीफाइड ही मिलेगी, बात सही है। लेकिन हमको मैग्नीफाइड के साथ साथ रियल इन्वर्टेड इमेज ही चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे रख दिया तो इमेज मैग्नीफाइड तो होगी लेकिन वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो स्क्रीन पर नहीं मिल पाएगी, है ना। मतलब कि 18 सेंटीमीटर का जो ऑप्शन है वो अपन काट देंगे। क्यों, 18 सेंटीमीटर मतलब क्या, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, तो मैग्नीफाइड होगी इमेज लेकिन वर्चुअल इरेक्ट होगी, वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। 30 सेंटीमीटर सही डिस्टेंस है, 22 भी क्या है, सही है, आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस। 20 के बारे में क्या ख्याल है, 20 मतलब क्या कि हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे ही रख दिया है। तो बोलोगे हाँ मैम F1 पे यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, सही बात है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होगी, लेकिन इमेज बनेगी कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो तुम क्या इन्फिनिटी पे लेके बैठोगे क्या स्क्रीन को, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होगा इस वाले केस के लिए, ठीक है। थर्ड, लिस्ट टू वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप बोल सकते हो कि फिल्म प्रोजेक्टर्स और टेलीस्कोप वगैरह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB ऑन अ स्क्रीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स shows the correct position of AB for him or her to be successful। सवाल क्या बोल रहा है कि बच्चे को भैया क्या चाहिए है, ऑब्जेक्ट AB की मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है, वो भी स्क्रीन पर, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है और रियल इमेज चाहिए है जिसको अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कौन सा वाला केस यहाँ पर जो है ना पॉसिबल होगा, देखो ये वही वाला केस है कि अगर हमने रख दिया 2F1 पर ऑब्जेक्ट को तो इमेज का बनेगी 2F2 पे बनेगी, लेकिन रियल इन्वर्टेड तो होगी, स्क्रीन पर मिल सकती है लेकिन वो क्या होगी, सेम साइज की होगी। हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइड, मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज आप बोल सकते हो कि बनेगी 2F2 के बियॉन्ड बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्क्रीन पर आप ऑब्टेन कर सकते हो और मैग्नीफाइड भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले केस में क्या है, 2F1 के पीछे रखा है, तो यहाँ पर तो बेटा इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी ना, तो ये वाला केस बेटा दो। यहाँ पर देखो इमेज जो है ना वो कहाँ बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, लेकिन वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी मतलब क्या, बहुत दूर, कितना दूर नहीं पता, तो कहाँ जो ना आप स्क्रीन को लेकर बैठोगे, तो यहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेस, क्योंकि बेटा ये जो गैसेस होती है ना ये गर्मा गर्म टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, आपको पता है कि जो बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं वो बने होते हैं टंगस्टन के, है ना। रेजिस्टेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, हीट वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो जाहिर सी बात है बेटा जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट्स होते हैं ना वो बहुत गर्म हो जाता है, और ऐसे गर्मा गर्म टंगस्टन फिलामेंट्स के साथ जो ये जो आर्गन और जो नाइट्रोजन जैसी गैसेज होती है ना ये रिएक्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिलामेंट जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब जो आपका बल्ब है वो लंबे समय तक काम करता रहता है, ठीक है। चलो, a wire has a resistance of 10 ohms, it is melted and drawn into a wire of half of its length, calculate the resistance of new wire, what is the percentage change in the resistance। परसेंटेज चेंज पूछा गया है बेटा, सिर्फ चेंज नहीं, नया रेजिस्टेंस नहीं, परसेंटेज चेंज पूछा गया है। देखो पहले तार का रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, 10 = ρL/A। अब क्या हुआ, तार को जो है पिघलाया गया और पिघला करके किया क्या गया, उसकी लेंथ जो है
कम कर दी। कितनी कम कर दी? आधी कर दी। मतलब मान लो कि ये तार है, इसको मैंने गर्म करा, पिघल जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, इसकी जो लेंथ है उसको जो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको सपोज इसकी पहले लेंथ L थी, अब कितनी हो गई? आधी हो गई, L/2 हो गई। क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पर फर्क पड़ेगा? जैसे कि तुम च्युइंगम खाते हो, ठीक है, अगर तुम, आई नो दैट्स वेरी ग्रॉस पर ये समझने के लिए समझो, अगर तुम च्युइंगम को ऐसे खींचते हो मुंह से निकाल के, तो च्युइंगम लंबी होती जाती है लेकिन पतली भी तो होती जाती है ना। एक पॉइंट ऐसा होता है कि फिर वो च्युइंगम बीच में से टूट ही जाती है, राइट। और जब आप च्युइंगम खाना शुरू करते हो, जब आप उसको रैपर से हटाते हो, तो च्युइंगम कैसी होती है? छोटी होती है और मोटी होती है। और जब आप उसको खींचते हो तो वो लंबी होती है लेकिन पतली हो जाती है ना। यहाँ पर भी ऐसी है कि अगर आपने तार को पिघला करके उसकी लेंथ छोटी करी है, कम करी है, तो वो तार मोटा भी हो जाएगा, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। तो नई लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? L/2, और नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? 2a। अब निकालो यहाँ पर नया रेजिस्टेंस, R' इज इक्वल्स टू रो L'/A'। रो तो वही रहेगा, L' की जगह पे क्या लिख सकते हैं? L/2, और A' की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2a। कितना हो जाएगा ये? रो L/4a, है ना। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? रो ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? लेंथ ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाँ सही है, ठीक है। नया आ गया रेजिस्टेंस कितना? रो L/4a। अब देखो इस 4 को हटा दो, ये रो L/A तुमको कहीं देखा लग रहा है? अरे बिल्कुल लग रहा होगा, ये देखो ना, ये है R के बराबर, ये पूरा जो बेटा टर्म है ना रो L/A, ये बराबर है पुराने वाले रेजिस्टेंस के। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर RL/A की जगह पे, मतलब रो L/A की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? R लिख सकते हो। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? R/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में क्या करना है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यूरल वायर, वो तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज चेंज भी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर जो है बेटा आप चेंज निकालोगे सबसे पहले। अच्छा रुको, यहां पर, अच्छा एक चीज यहां पर मैंने मिस कर दी, वेरी सॉरी। यहां पर आपको जो बेटा पुराना रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 10 गिवन है। ये जो R है ना, R, इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 गिवन है, 10 ओम्स। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? R' इज इक्वल्स टू R की जगह पे 10 लिख सकते हो। तो R' इज इक्वल्स टू 10/4, ठीक है। कितना हो जाएगा? R' इज इक्वल्स टू 2.5 ओम्स। मतलब कि पहले तार का रेजिस्टेंस था 10 ओम्स, अब कितना हो गया? 2.5 ओम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? चेंज निकालेंगे। तो चेंज कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेजिस्टेंस माइनस न्यू रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा ये? 10 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 7.5 ओम्स। ये आ गया चेंज। अब चेंज का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में चेंज, कितना चेंज हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमने लिख दिया क्या? चेंज। कितना आया है चेंज रेजिस्टेंस में? नीचे क्या लिख दिया? पहले वाला रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। कितना आ जाएगा बेटा? ये 75% आ जाएगा। तो ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज। ये एक नए तरह का सवाल है। पहले जो सवाल बनते थे उसमें जो है सिंपल आपसे चेंज पूछा जाता था, कितना रेजिस्टेंस हुआ या नया रेजिस्टेंस कितना हुआ। अब यहाँ पर आपसे कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में वो और उसका परसेंटेज भी निकालने के लिए बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। तो नए पैटर्न का सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। वाई स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? क्योंकि बेटा अगर हमने स्टील का इस्तेमाल करा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए, मतलब वही जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, यदि उसके कोर में हमने स्टील रख दिया सॉफ्ट आयन की जगह पे, तो क्या होगा बेटा? ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुमको लगा कि हाँ भैया इनका हम क्या करेंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे। अब पता चला वो मेहमान तुम्हारे घर में परमानेंटली आकर के बैठ गए, है ना। वो तो वही वाली बात हो गई कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो सॉफ्ट आयरन के साथ क्या होता है कि जब हम चाहेंगे
कि हाँ भैया कोर में घुसा दो, तो जब सोलेनॉइड में करंट बहेगा तो जो सॉफ्ट आयरन है वो भी क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ओवरऑल जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, है ना। और जैसे ही हम करंट बहाना बंद कर देंगे तो जो सोलेनॉइड है वो जो है ना डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसके कोर में जो हमने सॉफ्ट आयरन घुसा के रखा है वो भी क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मतलब जो स्टील है वो बोलता है कि नहीं भैया नहीं, हम तो एक बार जो है ना हुए मैग्नेटाइज, तो अब हम मैग्नेटाइज ही रहेंगे, हमें मतलब नहीं है, अब हम नहीं होंगे डीमैग्नेटाइज, है ना। तो ये परमानेंट बेटा मैग्नेटाइज हो जाता है, कोई मतलब नहीं है इसका। So the steel is difficult to magnetize and demagnetize. It does not lose all of its magnetism when the current is stopped and becomes a permanent magnet. That's why it is not used for making electromagnets. ठीक है, चलो. The focal length of eye lens increases when eye muscles. देखो वैसा है कि जब हमें कुछ दूर का देखना होता है, तो दूर का देखने के लिए क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं हमारी आंखों की मसल्स है ना, आई मसल्स का मतलब वही है सिलेरी मसल्स, वो मस्त रिलैक्स करती हैं। जैसे कि ये लेंस है और ये सिलियरी मसल्स हैं, है ना। तो अगर कुछ दूर का देखना होगा तो जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी। तो जब सिलियरी मसल्स बेटा रिलैक्स करती ना, तो होता क्या है, ये रिलैक्स होकर के पीछे चली जाती हैं। मतलब मान लो कि ये एक लेंस है और ये मेरे हाथ क्या है, सिलियरी मसल्स हैं, है ना। अब अगर ये रिलैक्स हो गई तो क्या होगा, ये पीछे चली जाती हैं, और जहाँ ये पीछे जाएंगी तो जो लेंस से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, ऐसे खिंच जाएगा। जैसे कि मैं ऐसी खड़ी हूँ, यहाँ पर मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे मेरी दूसरी फ्रेंड है, हम ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब अगर मेरी फ्रेंड वहाँ चली जाए और ये वाली भी वहाँ चली जाए तो मैं तो खिंच जाऊंगी ना। तो लेंस का भी ये होता है कि जैसे ही सिलियरी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती हैं, जो लेंस है बेटा वो खिंच जाता है। खिंचने के कारण वो लंबा और पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, जिससे कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने से क्या होता है, दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज रेटिना पे बन जाती है, तो हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी जो ना दिखने लग जाता है। वहीं अगर हमें कुछ पास का देखना हो तो अब क्या होगा, अब सिलियरी मसल्स को जो ना लगेगा कि ओ माय गॉड, अब तो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही पास आ गया है, तो इसकी जो इमेज है वो हमको क्या करनी पड़ेगी, रेटिना पे बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है, अब जो सिलियरी मसल्स हैं अब वो पास पास आ जाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण जो आई लेंस है बेटा वो छोटा और मोटा हो जाता है, मतलब कि थिक हो जाता है। और जहाँ वो थिक हुआ उसकी फोकल लेंथ जो है बेटा वो कम हो जाती है, और जहाँ फोकल लेंथ कम हुई तो पास रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना पर बन जाती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन द आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द जो लेंस है वो पतला हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आई मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं और फोकल जो लेंस है वो पतला हो गया है। तो ऑप्शन ए को आप बोल सकते हो कि जो है ना मार्क करना और आगे बढ़ना, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, ठीक है। चलो, द नियर पॉइंट ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड द पावर ऑफ अ करेक्टिव लेंस required by the person to enable him to see clearly the objects placed at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। देखो नियर पॉइंट जो है बंदे का कितना होना चाहिए, हेल्दी आई ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है ना नियर पॉइंट, लेकिन बंदे का जो नियर पॉइंट है बेटा वो पीछे खसक गया है, 50 सेंटीमीटर हो गया है, दूर का दिख रहा है, कुछ कारणों की वजह से पास का नहीं दिख पा रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एक लॉन्ग वर्ड है ना, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग वर्ड है। तो ऐसे इंसान को क्या होगा, लंबे डिस्टेंस पर, लॉन्ग वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो रखा होगा ऑब्जेक्ट वो दिखेगा, लेकिन जो पास रखा होगा वो नहीं दिखेगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा ट्रिक होती है छोटी सी कि जो आपको गिवन है इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, आप उसको मान लो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये v कितना हो जाएगा बेटा, और सब कुछ आपको क्या लेना है बेटा, नेगेटिव लेना है, सब कुछ आपको नेगेटिव में लेना है। और दूसरा यहाँ पर आपको देखो इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया सवाल में जो गिवन होता है वो होता है आपका इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, नियर पॉइंट। ये ट्रिक होती है कि जो गिवन है वो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, जो गिवन है वो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया तो आप क्या लोगे, नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर। सब कुछ आप क्या रखोगे, नेगेटिव में रखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, लगा दोगे लेंस फॉर्मूला, 1/v की जगह पे क्या लिखोगे आप, -1/50, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u की जगह पे क्या लिख दोगे, -1/25, है ना।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/50 प्लस 1/25। अब इसको आप बेटा सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? ये कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ चलो, टू मच मैथ्स यार, टू मच मैथ्स। हाँ 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों बेटा? हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस अपन इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, यहाँ पर नेचर पूछा गया है तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। पावर पूछी गई है, आपने जो निकाली है वो फोकल लेंथ है। अब इसको बेटा जो है पावर भी निकालनी पड़ेगी, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ। ये मीटर्स में है, अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे? ऊपर 100 लिख दोगे और फिर लिख दोगे फोकल लेंथ। तो 100/50, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। तो बंदे को जो लेंस लगाना होगा कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर कितनी होगी? +2 डायोप्टर। ठीक है, चलो ये देखो पूरा उसी का सोल्यूशन है। तो ये छोटी सी ट्रिक होती है कि जो भी आपको हाइपरमेट्रोपिया के केस में गिवन है वो हो जाता है आपका इमेज डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाता है नियर पॉइंट। यहाँ पर गिवन है तो आपने लिख दिया यहाँ पे कितना? -25। सब कुछ जो है आपको नेगेटिव लेना होता है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट लीस्ट काउंट। तो देखो लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? न्यूमरेटर में आप क्या लिखो? देखो जैसे कि यहाँ पर आपके पास m मीटर है, तो यहाँ पे आप क्या करो? आप कोई भी 2 मेजर वैल्यूज ले लो, या तो 100 200 ले लो, या 200 300 ले लो। 100 300 मत लेना, मतलब आपको जो ना सक्सेसिव 2 मेजर वैल्यूज लेनी है, या तो 100 200 200 300 ऐसा है ना। 100 300 मत लेना, या 200 400 मत लेना। 2 सक्सेसिव आप 2 मेजर वैल्यूज ले लो। मैंने लिया है 100 एंड 200। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 मेजर जो सक्सेसिव वैल्यूज हमने ली ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 200 माइनस 100 कितना आ गया? 100। अब ये जो डिफरेंस है ये आप लिख लो कहाँ? न्यूमरेटर में। तो फिर डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे? इन दोनों मेजर वैल्यूज के बीच में डिवीजन कितने हैं? ये जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर, इनको काउंट करो कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ डिविजन हो गए कितने? 10। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 10 मिली एम्पियर। यह आ गया आपका लीस्ट काउंट एम मीटर का। वोल्ट मीटर में भी अपन ऐसे ही करते हैं, 2 मेजर वैल्यूज ले लो। सपोज मैंने लिया है 2 and 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 - 2 यानी कि 1। तो न्यूमरेटर में मैंने लिख लिया क्या? 1। इनके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 10 है। तो ये आ गया आपका बेटा 0.1 वोल्ट, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको क्या करना है? जो भी आपके पास एम मीटर है या वोल्ट मीटर जिसके भी आपसे लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोला गया है, आप 2 सक्सेसिव मेजर वैल्यूज लो, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, वो रख देना आप कहाँ? न्यूमरेटर में। फिर इन 2 वैल्यूज के बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वो निकाल लो, वो रख लेना कहाँ? डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करके क्या होगा? आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा, जिसका भी निकालने को ये बोला गया हो, चाहे एम मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। ठीक है, चल ओके, ये हो गया। अब आपसे यहाँ पर एक और चीज पूछी गई कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो एम मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, तो V/I करके आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। वोल्टेज यहाँ पर कितना है? देखो यहाँ पर है बेटा वोल्टेज की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के करीब आ रही है ना। और ये जो अपना एम मीटर है, इसकी जो रीडिंग है वो लगभग कितनी आ रही है? 150 मिली एम्पियर। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है 250 है, 150 है, 200, हाँ सॉरी 250, वेरी सॉरी, इट इज़ 250 है ना। तो सॉल्व करोगे तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी? 9.6 ohms। ठीक है, चलो। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. The 3 parts are then arranged in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then calculate the ratio R by R dash. एक तार है बेटा जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है,
उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो जाहिर सी बात है बेटा हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है अब कितना हो जाएगा R/5। अब इन सभी को उठा करके पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया R'। अब आपसे R और R' का रेशियो पूछा गया है, तो सबसे पहले आप इस R' की वैल्यू निकालो, मतलब इनका जो R इक्विवेलेंट है वो निकालो। देखो जब सारे ही रेजिस्टर्स का बेटा रेजिस्टेंस सेम हो तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/N, वेयर N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होता है जब अपने सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पर इसका भी R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर देखो R की जगह पे लिख दोगे क्या R/5 और नंबर ऑफ कितने रेजिस्टर्स 5 है, तो R इक्विवेलेंट बोले तो R' कितना आ गया R/25। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है R/R' का रेशियो, तो R कितना है, R तो मतलब R ही रहेगा। ठीक है, R' कितना आ गया है, देखो ऐसे लिख लो R/R' इज इक्वल्स टू R कितना है R और R' कितना है R/25। ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो R/R' इज इक्वल्स टू R/1 इंटू 25/R। तो R से R कटेगा, कितना आ जाएगा रेशियो 25:1, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट, ये रिपीट हो गया क्या, अच्छा ये आंसर है उसका। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, बेटा रेजिस्टेंस जो है ना एमीटर का हमेशा मिनिमम रखा जाता है। क्यों भाई, देखो एमीटर को आप क्यों लेकर के आए हो सर्किट में, कि सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है वो नापने के लिए। अब आपने अपने दोस्त को बुलाया है ग्रुप स्टडी करने के लिए, चुपचाप आए पढ़ाई करके चला जाए। अब हुआ क्या, आपकी मम्मी ने बनाए छोले भटूरे, आपके लिए बनाए। अब आपका दोस्त आया, मम्मी ने पूछा बेटा खाओगे, तो बेशरम ने बोला कि हाँ मैं आंटी खाऊंगा। अब हुआ क्या, वो आया तो था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपके हिस्से के छोले भटूरे खा लिए उसने। तो अगर हम एमीटर को लगा रहे हैं बेटा, और अगर वही करंट खा जाए, भाई उसको क्यों लगाया था सर्किट में, कि वो नापे कि करंट कितना बह रहा है सर्किट में। और अगर उल्टा हो जाए कि सर्किट में लगा दिया उसको, वो और क्या कर रहा है सर्किट में आकर के करंट ही खा रहा है, तो यार ये तो बुरी बात है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ही कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, ताकि ये करंट ना खाए। नहीं खाएगा तो क्या होगा, सर्किट में एग्जैक्टली कितना करंट बह रहा है ये मेजर कर पाएगा, है ना। सो एमीटर इज रेजिस्टेंस, an ammeter resistance is generally very minimum and ideal ammeter में जहाँ बोलते हैं कि भैया जीरो ही अच्छा है, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो जितना कम हो सके उतना कम रेजिस्टेंस हमें रखना चाहिए एमीटर का। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors of 2 ohms and 4 ohms respectively are connected in parallel to a 6-volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor is 5 seconds will be। अच्छा, दो बेटा रेजिस्टर्स हैं, उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, 2 ohms and 4 ohms। पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ohms वाला है ना ये कितना मतलब हीट डिसिपेट करेगा। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, I² R इंटू में T, लेकिन क्या यहाँ पर लगेगा नहीं, क्यों फालतू में बेटा जो है ना, यहाँ पर आपको पहले R इक्विवेलेंट निकालो फिर करंट निकालो कि कितना बह रहा है ना, ऐसा मत करो। ऊपर से क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है कितनी डिवाइड हो रही है हमको नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला लगाएं ही क्यों। हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे H इज इक्वल्स टू V² इंटू T/R का फॉर्मूला, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमको पता है कि इनको जोड़ा गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। हमको पता है कि इस 4 ohms वाले रजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा होगा 6 वोल्ट का, इसका हमको रेजिस्टेंस पता है, टाइम कितना जा रहा है वो भी हमको पता है। तो जब सब पता है तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला, ना कि ये। तो V² कर देंगे 6 इंटू 6, R कितना है 4 और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, वेरी सॉरी 5 सेकेंड्स। ठीक है, ओके अब इसको सॉल्व कर लो। और क्या, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors of this connected in parallel to a 6-volt battery, the heat dissipated by the 4 ohms resistor in 5 seconds will be। हाँ ठीक, तो वोल्टेज कर दो, 6 6 36, 4/5, ये 2 से कटेगा, 9
45 जूल्स, 95 से 45 होता है ना, तो 45 जूल्स आपका आंसर आ गया। तो ये मत लगाना फॉर्मूला, तुमको नहीं पता ना कि इसमें करंट कितना जा रहा है, क्यों निकालना है भाई, ये लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। तुमको पता है कि भाई पैरेलल है तो वोल्टेज तो डिवाइड होने नहीं वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तुमको पता है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगा के रखी तो दोनों में क्या होगा, वोल्टेज 6 वोल्ट ही जाएगा। इसका तुमको रेजिस्टेंस भी पता है, तुमको टाइम भी पता है कि कितने करंट के लिए कितने टाइम के लिए करंट बह रहा है, तो बस लगाओ फॉर्मूला, आगे बढ़ो और क्या। ये देखो उसी का पूरा सोल्यूशन है। नेक्स्ट, द फिगर बिलो शोज 3 cylindrical copper conductors along with their face areas and lengths. Compare the resistance and the resistivity of the 3 conductors. Justify your answer. अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको इन तीनों के रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। आ जाओ निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्यों, ये आ गया इस वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। क्यों, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इसका निकालते हैं, आर बी इज इक्वल्स टू रो, एल कितनी है 3L है, और एरिया कितना है A बाय 3, तो ये ऊपर जाके उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो 3L 1A बाय 3, या मतलब 3 बाय ए, यानी कि 9 रो L बाय ए, है ना, रहेगा इसकी रेजिस्टेंस। अब इसका निकाल लेते हैं, रो L कितनी है L बाय 3, एरिया कितना है 3A, तो कितना हो जाएगा ये रो L बाय 9A। सही है, तो इसका आगे रेजिस्टेंस कितना, रो L बाय ए, इसका कितना आ गया 9 रो L बाय ए, और इसका कितना आ गया रो L बाय 9A। अब इन तीनों को आपस में कंपेयर कर दो, निकाल लो रेशो, निकाल लो आर ए रेशो आर बी रेशो आर सी। तो रो L बाय ए, 9 रो L बाय ए और रो L बाय 9A। ठीक है, ये पूरा कटेगा बेटा, रो L बाय रो L बाय ए, रो L बाय, बचेगा कितना 1 रेशियो 9 रेशियो 1 बाय 9। अब ये 1 बाय 9 अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये जो 1 बाय 9 है अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, उठा करके बेटा इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और ये 9 इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 9 रेशियो 81 रेशियो 1। ठीक है, तीनों का हमने क्या करा, रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेशियो निकाला। अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास रेशियो कितना आ गया 9 रेशियो 81 रेशियो 1। ये देखो, ठीक है। How many 176 ohms resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? अब कितने रेजिस्टर्स लगा दे बेटा कि मिल करके जो है ना, मतलब अच्छा हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 176 ओम्स है। तो ऐसे रेजिस्टेंस के कितने चाहिए रेजिस्टर्स कि वो मिल करके क्या करें, इतने वोल्टेज से इतना करंट निकाल लें। तो सबसे पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा V बाय I करके। V हो जाएगा 220, I हो जाएगा 5 एम्पियर, कितना हो जाएगा ये 44 ओम्स आ गया आपका R इक्विवेलेंट। अब ये मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर तो बेटा यही लगेगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 44, हर एक रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है 176, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमें पता ही करने हैं तो n। अब n को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 176 बाय 44, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16 है ना, 2 8 जा 16, 11 से कटेगा, कितना आ जाएगा 11 इज 11 2 से 22, हाँ 4। तो 4 जो है बेटा आपको रेजिस्टर्स चाहिए होंगे इतने रेजिस्टेंसेस के, ताकि जो R इक्विवेलेंट है वो आपका इतना बन जाए। ठीक है, चलो। A large number of strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 cm to catch the image of white horse. The image will be, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी क्या करी है, ब्लैक पेंट से ऐसी स्ट्रिप्स बना दी हैं। तो जाहिर सी बात है अगर लेंस के ऊपर हम ब्लैक पेंट से स्ट्रिप्स बना देंगे तो जिन जिन पार्ट्स में पेंट है वो जो पार्ट होगा बेटा फिर वहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। जिस पार्ट पर पेंट नहीं है वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। रिफ्रैक्शन करके हम करना क्या चाह रहे हैं, एक वाइट हॉर्स की इमेज ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इमेज कैसी बनेगी, अ ज़ीब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स। बेटा अगर घोड़े की इमेज बनवाना चाह रहे हैं
ऑब्जेक्ट यदि घोड़ा है तो इमेज भी किसकी बनेगी, घोड़े की ही बनेगी। ज़ीब्रा के जो ऑप्शन है वो काट देना। फिर इसके बाद में अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स या अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। देखो जिन जिन पोर्शन पे पेंट है वहां से तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जिन जिन पोर्शन पर पेंट नहीं है वहां से रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन लेकिन कम होगा। इसीलिए जो इमेज बनेगी तो पूरी है ना, ऐसी स्ट्रिप्स नहीं आएंगी, लेकिन हाँ ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम आएगी इमेज की, थोड़ी सी डल बनेगी लेकिन बन जरूर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। अ लार्ज नंबर ऑफ, अच्छा ये आंसर है इसका। अ लेंस ऑफ पावर 6 डायोप्टर इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक। दो लेंस है बेटा, एक की पावर कितनी है 6 डायोप्टर है, एक की कितनी है -4 डायोप्टर है, दोनों को साथ में जोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालेंगे, 6 डायोप्टर प्लस -4 डायोप्टर कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर आ गई। अब इस कॉम्बिनेशन की क्या करो बेटा, फोकल लेंथ निकालो, तो 1/2 है ना, ये भी किस में आएगी, फोकल लेंथ मीटर्स में आएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ऊपर जो ना 100 लगा दो, कितना आ जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो जो अपना कॉम्बिनेशन है ना दोनों लेंसेज का, बेटा ये बिहेव करेगा एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह जिसकी फोकल लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, अब देखो ये जो सवाल है बेटा तुम सभी को पता है कि जो VI ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप है वो हमें देती है रेजिस्टेंस। स्लोप जितनी खड़ी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास IV ग्राफ है, तो यहाँ पर जो आपको स्लोप मिलेगा ना बेटा वो आपको देगा 1/r ना कि r। तो इस केस में आपको उल्टा करना होगा कि स्लोप जितनी ज़्यादा लेटी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो स्लोप यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटी है R2 की, तो R2 होगा सबसे ज़्यादा, उससे कम है R1 तो उसका रेजिस्टेंस होगा R2 से भी कम। सबसे खड़ी स्लोप है R3 की, मतलब इसका रेजिस्टेंस होगा सबसे कम, दैट इज R3। ठीक है, चलो तो ये हमने लगा दिया क्या, ऑप्शन डी पे टिक। अब हम बात करते हैं आगे। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा। इसका जो जवाब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय करा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।